नमस्कार साथियों, सार्थक पहल बदलाव हमसे है मैं पुनः आप लोगों का एक बार स्वागत है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा परीक्षा के मुख्य विषय वस्तु के रूप में है आयोग। प्रारंभिक परीक्षा में इसके 10 क्वेश्चन आते हैं जितने भी आयोग है उससे संबंधित, और कुछ आयोग जो है वो मुख्य परीक्षा के सिलेबस में भी सेकंड पेपर में है। तो कुल मिला के जो आयोग है वो एक मुख्य विषय वस्तु के रूप में है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। इंटरव्यू के लिए भी इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। इससे पहले जो हमारे वीडियो बने थे उसमें हमने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, साथ ही मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, नीति आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये संगठन हम पढ़ चुके हैं। आज हम लेके आए हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NBC, नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन, नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन। जैसे हमने अनुसूचित जाति आयोग को पढ़ा तो उसमें सबसे पहले शुरुआत हमने क्या की थी कि अनुसूचित जाति के लिए भारतीय संविधान में कहां-कहां पर प्रावधान किए हुए हैं, कहां-कहां पर प्रावधान किए हुए हैं, यही पढ़ा था। बंद करो, यही पढ़ा था ना हमने कि कहां-कहां पर संविधान के किस भाग में प्रावधान किए हुए हैं। तो उसमें से देखा अनुच्छेद 15, 16, 17 और उसके बाद 36, अनुच्छेद 45, 45 में देखा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फिर 338 ये अनुच्छेद पढ़े थे जिसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संबंध में प्रावधान किया हुआ है। ऐसे ही हम देखते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्या प्रावधान है। हम अनुसूचित जाति जनजाति का जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं तो उसके लिए 1950 का रिकॉर्ड मांगते हैं। कब का? 1950 का। क्यों मांगते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति महोदय द्वारा इसी समय 1950 में इनकी घोषणा की गई थी। कुछ जातियों को संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रपति ने उन्हें अनुसूचित जाति जनजाति के रूप में घोषित किया था। बात करते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग का। अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाते हैं हम, तो कौन सा रिकॉर्ड मांगते हैं? कब की नकल चाहिए? 1970 की चाहिए। कब की चाहिए होती है? 1970। 1970 की स्थिति में ये वर्ग कहाँ का था और क्या उस समय पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आता है? क्योंकि 1979 में जो है बीपी मंडल आयोग, और इन्होंने बोला था कि भारत की इतनी आबादी है जो ओबीसी के अंतर्गत पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आती है, तो उस समय उस सूची के आधार पर है ना बाद में घोषणा की गई है। तो इसलिए कब का रिकॉर्ड मांगते हैं? इसमें का रिकॉर्ड मांगते हैं। अब बात करते हैं कि संविधान में कौन कौन से कहां-कहां पर प्रावधान है। तो आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 15(4), आर्टिकल का मतलब क्या होता है? अनुच्छेद। अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(4) क्या है? अनुच्छेद 15 में क्या है? जाति धर्म लिंग मूल निवास जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
तो ये 15(4) में एक कंडिका दी हुई है, सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए केंद्र व राज्य सरकार उपबंध करेगी। कौन से? सामाजिक व आर्थिक रूप से, सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार प्रयास करेगी। अब ये कायम है, मूल अधिकारों में है। जब ऐसा लिखा हुआ रहेगा तो फिर पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो तो मांग करेंगे कि भाई ये हमारा क्या है, अधिकार है। नीति निर्देशक तत्व में है क्या ये? नहीं, नीति निर्देशक तत्वों में होता तो मांग नहीं करते, फिर मांग नहीं करते, राज्य की इच्छा के ऊपर। और अभी क्या है, ये सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार प्रयास करेगी। ये कायम है, मूल अधिकारों में है। संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में। संविधान के भाग 3 मूल अधिकारों में ये शामिल है। तो फिर मांग तो करना पड़ेगा कि जैसे एससी के लिए आपने आयोग बनाया, आरक्षण दिया, एसटी के लिए आयोग बनाया, आरक्षण दिया, हमारे लिए भी कोई आयोग बनाओ और हमें भी आरक्षण दो, क्योंकि ये अधिकार है हमारा और संविधान के द्वारा दिया गया है और इसे कोई सीमित नहीं कर सकता। तो सबसे पहले 15(4), फिर हम देखते हैं आर्टिकल 16(1). आर्टिकल 16(1) क्या है? 16 ये भी समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 14, 15, 16 और 17 क्या है? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो इसमें दिए नियुक्ति में अवसर की समानता, नियुक्ति में अवसर की समानता, नियुक्ति में अवसर की समानता। क्या होता है नियुक्ति में अवसर की समानता? नियुक्ति में अवसर की समानता तो ये होती है कि जो योग्य होगा उसको नियुक्ति मिलेगी, लेकिन फिर जो पिछड़ा वर्ग है, कैसा? सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा, इसको बोलते हैं पढ़ने के लिए आओ, तो बोलते हैं मैं खाना खाऊंगा इस समय, मेरा सोने का टाइम हो गया, मुझे रिश्तेदारी निभाना है। ये सारी बातें आती है ना हमारे, है? सब आ जाता है हमें। ये पिछड़ा है, ये पिछड़ा है। और किस रूप में? शैक्षिक और सामाजिक रूप से। तो फिर वो यदि उसको अवसर की समानता यदि ऐसे ही दे दी जाए तो कभी फ्रंट लाइन में वो आ ही नहीं पाएगा। तो यदि फ्रंट लाइन में आना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? एक भाई तुम्हारे इतने लोग हैं तो इतने में से इतने, इतने में से इतने, भाई तुम कमजोर हो कुछ भी हो तो तुम्हें ऐसी परिस्थितियां बना के देना पड़ेगा कि तुम्हारा भी चयन हो सके। ये परिस्थितियां बनाकर देना है। तो क्या है? नियुक्ति में अवसर की समानता, नियुक्ति में अवसर की समानता। फिर आर्टिकल 16(4), आर्टिकल 16(4) नियुक्ति में प्रतिनिधित्व, नियुक्ति में प्रतिनिधित्व। अब यदि ये देखा जाए कि 100 लोग हैं, विभिन्न कैटेगरी के हैं, तो इसमें से सबको नंबर मिलना चाहिए। जैसे मान के चलो 50 लोगों की एक क्लास है, 50 लोगों की क्लास है, उसमें से जो एक समिति का गठन करना है, उसमें 5 सदस्यों का चयन करना है। तो हम पहले क्या करेंगे? अलग अलग इसमें जैसे महिला पुरुष 2 बांट लिए, महिला अलग पुरुष अलग 2 बांट लिए, बोलेंगे आधे महिलाओं में से लेंगे, आधे पुरुषों में लेंगे। फिर पुरुष जो है वो गांव के कितने हैं, शहर के कितने हैं, वे आधे गांव से लेंगे आधे शहर। ऐसी महिलाओं में भी आधे गांव की आधे शहर की। तो ऐसे किया गया है तो नियुक्ति में प्रतिनिधित्व मिलेगा, बराबर मिलेगा। और यदि ऐसा कोई डिवीजन नहीं होता
फिर नियुक्ति में प्रतिनिधि तो सबको मिलता है क्या? नहीं। फिर तो जो शहर में दिल्ली के आसपास है, जो आईएएस की कोचिंग वगैरह कर रहा है, उसको नियुक्ति मिल जाती, बाकी को नहीं मिल पाती। तो इसलिए ये नियुक्ति में प्रतिनिधित्व, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, चाहे एससी का हो। आरक्षण का प्रश्न यहीं से उठा है 16(4). आरक्षण देने की बात कहां से उठी है? 16(4) से। नियुक्ति में प्रतिनिधित्व, चाहे किसी भी वर्ग के आरक्षण की बात हो, यहीं से उठी हुई है नियुक्ति में प्रतिनिधित्व। और ये काय में दिया हुआ है? अनुच्छेद 16(4) भाग 3 मौलिक अधिकार। इसको कोई छीन नहीं सकता, इसको कोई छीन नहीं सकता। अब बात आती है आर्टिकल 340। आर्टिकल 340 क्या है? आर्टिकल 340 राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों के लिए आयोग का गठन करेगा। राष्ट्रपति जब चाहे तब पिछड़े वर्गों के लिए आयोग का गठन कर सकता है। राष्ट्रपति भारत के पिछड़े वर्गों के लिए आयोग का गठन करेंगे। ये इसमें प्रावधान दिया हुआ है अनुच्छेद 340। तो क्यों करेंगे? ये भी लिखा हुआ है, नियुक्ति में अवसर की समानता, नियुक्ति में प्रतिनिधित्व। और क्या करना है? एक आयोग का गठन करना है, ताकि ये जो असंतुलन है उसे संतुलित वो कर सके। अब इसी बात को लेकर भाई ये जब एससी के लिए बात हो रही है, एसटी के लिए बात हो रही है, तो भाई हम लोगों के लिए भी तो कोई आयोग बने। ओबीसी तो वर्ग तो मांग करेंगे, ठीक। यदि संविधान में कोई प्रावधान नहीं होता तो बात नहीं करते। और संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है, और हम पढ़े लिखे लोग पढ़ते लिखते हैं ना, तो अब तो हमें मांग करना ही पड़ेगा। तो जब मांग की गई तो फिर एक जो है कल्याण विभाग, पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण विभाग क्या बनाया? सबसे पहले पिछड़ा वर्ग के लिए कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग के लिए कल्याण विभाग। और ये 1985 तक गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते रहे। गृह मंत्रालय के अधीन, गृह मंत्रालय के अधीन पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का गठन किया गया संविधान के लागू होने के बाद में। और वो 1985 तक जो है वो गृह मंत्रालय की एक शाखा के रूप में कार्य करते रहे। लेकिन संवैधानिक संशोधन था क्या? कहीं संवैधानिक दर्जा दिया गया उसे? बिल्कुल भी नहीं। कैसा था? गैर संवैधानिक, गैर संविधिक सलाहकारी निकाय के रूप में ये कार्य कर रहा था। 1985 ये सन याद रखना, 1985 में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के अधीन, सामाजिक न्याय व अधिकारिता, अधिकारिता सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के अधीन, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के अधीन इसे लाया गया। कब? 1985, 1985 में इसे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के अधीन लाया गया। अब एक अनुच्छेद और है इससे संबंधित, वो है अनुच्छेद 338 बी। अनुच्छेद 338 बी कौन सा संविधान संशोधन? 65वां संविधान संशोधन 1990। रोटी खाते हो या कागज पत्थर पॉलिथीन वगैरह खाते हो जंगली गाय की तरह? क्या? 102वां संविधान संशोधन 2018। 102वां संविधान संशोधन 2018। इससे पहले हम जाएंगे 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003।
92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 क्या किया था? एससी और एसटी दोनों आयोग को अलग अलग कर दिया। दोनों आयोग को अलग अलग कर दिया। 2004 में जो है एससी आयोग अलग गठित हुआ और एसटी आयोग अलग गठित हुआ था। बात क्लियर है? और एसटी आयोग को अनुच्छेद 338 ए में शामिल किया था और एससी आयोग को अनुच्छेद 338 में स्थान दिया गया। तो अब यही बात इनके लिए भी लागू हुई। या अब इसके लिए क्या करना है? इसमें दिया था कि राष्ट्रपति जो पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग का गठन करेगा। अब आयोग का गठन करने की बात आ गई। अलग अलग रूप में पहले कल्याण विभाग बना गृह मंत्रालय के अधीन, फिर उसे 1985 में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के अधीन ले आए। फिर क्या किया? 2018 में इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 2018 में इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 102वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम संशोधन 2018 में संवैधानिक दर्जा दिया इस आयोग को। और इस आयोग को काय के अंतर्गत रखा गया? अनुच्छेद 338 बी में शामिल किया गया। याद रहेगा ये? 65वां संविधान संशोधन अलग, 92वां संविधान संशोधन अलग और 102वां संविधान संशोधन इससे संबंधित है। तो ये देखा हमने, इससे संबंधित प्रावधान 15(4), 16(1), 16(4), अनुच्छेद 340 और अनुच्छेद 338 बी, अनुच्छेद 338 बी, ये संवैधानिक प्रावधान। अब इस आयोग के गठन के लिए प्रक्रिया क्या क्या हुई? आयोग के गठन के लिए प्रक्रिया पहले क्या क्या हुआ इसके लिए? तो सबसे पहले देखें कि इसमें दिया हुआ है राष्ट्रपति भारत के पिछड़े वर्गों के लिए आयोग का गठन करेंगे। तो एक आयोग का गठन किया गया और नाम क्या है? काका कालेलकर आयोग। ये एग्जाम में पूछा जाता है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? किसकी अध्यक्षता में प्रथम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया? तो काका कालेलकर की अध्यक्षता में 29 जनवरी 1953, 29 जनवरी 1953 प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 में किया गया। संजय कुमार याद है? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब? 29 जनवरी 1953। रिपोर्ट कब सबमिट की इन्होंने? रिपोर्ट सबमिट की 1955 में। रिपोर्ट कब सबमिट की? 1955 में। और क्या बोला? पिछड़े वर्गों के लिए एक अलग कैटेगरी, क्या अनुशंसा थी इनकी? जैसे एससी के लिए एक कैटेगरी बना दी, एसटी के लिए एक कैटेगरी बना दी, वैसे ही पिछड़े वर्गों के लिए एक अलग कैटेगरी और उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था। पिछड़े वर्गों के लिए एक अलग कैटेगरी और आरक्षण की व्यवस्था। बात क्लियर हो गई एकदम? काका कालेलकर की अध्यक्षता में 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। 1955 में रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला कि पिछड़े वर्गों के लिए एक अलग कैटेगरी बनाई जाए और उनके लिए अलग से पृथक से आरक्षण की व्यवस्था की जाए। अब 1977 में क्या हुआ? 1977 में केंद्रीय सत्ता परिवर्तन, केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ। अभी तक कांग्रेस की सरकार थी और 1977 में पहली बार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता दल की सरकार बनी। कब? 1977। मोरारजी देसाई
सबसे अधिक उम्र के प्राइम मिनिस्टर माने गए हैं उनको, सबसे अधिक उम्र के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई। और उन्होंने बोला कि नहीं यार, अब हम जिस मुद्दे पर चुनाव लड़के आए हैं कि भाई पिछड़े वर्गों को आरक्षण देंगे, पिछड़े वर्गों को आरक्षण देंगे, भाई इनके लिए कुछ प्रावधान करना पड़ेगा। और कुछ प्रावधान तो हम ऐसे ही नहीं कर सकते, पूरी जांच होगी विधिवत उसके बाद। तो इन्होंने क्या किया, एक आयोग का गठन किया। बताओ अभी कौन है पिछड़े, क्या मांगे हैं इनकी बताओ। और इसके लिए एक मंडल आयोग का गठन किया गया। मंडल आयोग, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में, बीपी मंडल जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, बीपी मंडल, ब्लड प्रेशर नहीं, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया 1978 में। जैसे ही सरकार बनी, इन्होंने एक अलग आयोग का गठन कर दिया। कब? 1978 में। 1979 में 1979 में रिपोर्ट आई और इन्होंने क्या बोल दिया, 27% आरक्षण मिलना चाहिए। अब 27% आरक्षण कैसे बोल दिया कि संविधान में प्रावधान है, ये आरक्षण जो है 10 वर्ष के लिए दिया जाएगा और किसी भी शर्त में 50% से अधिक नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 334 में प्रावधान, अनुच्छेद 334 में कि अधिकतम कितना, 50% आरक्षण दिया जाएगा, उससे अधिक नहीं। तो अब इसमें देखते हैं, तो एससी को कितना दे रहे हैं, 16%, ओबीसी को कितना दे रहे हैं, 21%, सॉरी ओबीसी नहीं, एसटी को नहीं 9%। कितना है, 9। हम केंद्र की बात कर रहे हैं, राज्यों की नहीं। तो कितना हो गया, 25 है, ये 25 के लगभग में हुआ। तो और कुछ पॉइंट में इधर उधर हो सकता है, टोटल इनको 27% आरक्षण दे सकते हैं। टोटल कितना हो जाएगा, 50। टोटल कितना होगा, 50। इसमें पॉइंट में छोड़ा 15.4 उधर है, इसके लिए 8.6 एसटी के लिए है। तो ऐसा करके 23 हो रहा था और इनको कितना, 27%, टोटल कितना हो गया, 50%। ये इन्होंने अनुशंसा कर दी, भाई एससी को इतना मिल रहा है, एसटी को इतना मिल रहा है, बाकी किसको दे दिया जाए, ओबीसी को दे दिया जाए। टोटल 50% हो गया। हमने संविधान का भी पालन कर दिया और विभिन्न वर्गों को खुश भी कर दिया, ये बात सामने आई। तो इन्होंने रिपोर्ट, गठन 1978, 1979 में रिपोर्ट, और उन्होंने बोला 27% आरक्षण की सिफारिश की। लेकिन इससे पहले ये सिफारिशें लागू होती, 1979 में ही सरकार गिर गई। 1979 में 1979 में क्या हो गई, सरकार गिर गई। 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। तो अब ये समिति का रखा रह गया। रिपोर्ट अब उसके ऊपर किसी ने ध्यान ही नहीं। बात यहाँ तक समझ में? 2 आयोग बने इसके लिए, तो एक है काका कालेलकर आयोग और दूसरा है मंडल आयोग। अब तीसरी बात, स्थिति फिर करवट बदली और वो है 1990। बीपी सिंह सरकार, एक नए प्रधानमंत्री बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और उन्होंने, ये भी पिछड़ा वर्ग की हिमायती थी, और उन्होंने बोला कि हम सरकार में आते हैं तो हम इनके लिए कुछ न कुछ करेंगे। तो उन्होंने बोला कि मंडल आयोग की सिफारिशें थी निकालो, और उन्होंने क्या बोला था, 27% आरक्षण उसे लागू करो। क्या किया इन्होंने, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया, लागू किया। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। कब? 1990। बीपी सिंह सरकार मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया और 27% आरक्षण की बात की, 27% आरक्षण की व्यवस्था।
मंडल आयोग ने बोला ही था 27% इन्हें आरक्षण देना चाहिए। अब क्या हुआ, इन्होंने तो दे दी, सरकार है कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने दे दिया आदेश कि जो भी नियुक्तियां होगी उसमें ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन अब इसमें किसी का फायदा हो रहा है तो किसी का नुकसान भी होगा, किसी का फायदा हो रहा है तो किसी का नुकसान भी होगा, क्योंकि पहले एससी और एसटी को 23% आरक्षण दिया गया था, अब 27, तो बाकी सब ओपन के लिए खुला था। अब वो 50% आरक्षण हो गया और 50% ओपन के लिए खुला था। अब तो दिक्कत होगी वहां पे। अब दिक्कत क्या होगी, सामान्य वर्ग जो ओपन में आते थे उन्होंने एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगा दी। तो क्या किया, 1990, ये याद रखना है अपने को, 1990 इंदिरा साहनी, एक केस है, कौन सा, इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार, भारत सरकार। अब मध्य प्रदेश के ऊपर तो नहीं हो सकता, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने इसे लागू किया था क्या, नहीं, इसे किसने लागू किया था, केंद्र सरकार ने। तो एक रिट पिटीशन जो है वो दायर हो गई और 27% आरक्षण के खिलाफ जो है इंदिरा साहनी कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि नहीं, किसी भी हालत में 27% आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अब फैसला जो आया सरकार के पक्ष में आया, फैसला सरकार के पक्ष में, फैसला सरकार के पक्ष में कि नहीं, सरकार जो कर रही है सही है, 27% आरक्षण दे सकते हैं, क्योंकि संविधान में प्रावधान है कि 50% तक आरक्षण दिया जा सकता है। अनुच्छेद 340 में संविधान में दिया है, पिछड़े वर्गों के लिए आयोग का गठन करेंगे। 16(4) में दिया है कि नियुक्ति में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उन्होंने देखा कि इस वर्ग की तो इतनी जनसंख्या है और देखो तो नियुक्ति इस वर्ग की तो हुई नहीं है, बहुत कम लोगों की हुई है, तो जब तक बराबर इनकी नियुक्ति में बराबर प्रतिनिधित्व जब तक नहीं हो जाता तब तक इसे आरक्षण देते रहना चाहिए, ये उन्होंने बोल दिया। लेकिन सरकार से पूछा, भाई ये पिछड़ा वर्ग में कौन है, ये पिछड़ा वर्ग कहाँ है, कौन कौन सी जाति आती है पिछड़े वर्ग में, कितने लोग हैं पिछड़े वर्ग में। सरकार चुप, सरकार क्या हो गई, चुप, क्योंकि वो रिपोर्ट कब की थी, मंडल आयोग की, कब की, 1979 की, और हम बात कब कर रहे थे, 1990 में। तो बोले नहीं साहब, आपने ये तो सब ठीक किया, लेकिन यहाँ जरा सी चूक हो गई, आपको फिर से एक सूची बनाना है, देखना है कि कितने प्रतिशत ओबीसी जनसंख्या है और उसके अंतर्गत कितनी जातियों को आप पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत रख सकते हो। पहले आप ये अपना मुद्दा क्लियर करो, उसके बाद ये आरक्षण दो। आरक्षण दिया वहां तक तो सही है, लेकिन पहले डिसाइड तो करो कि अन्य पिछड़ा वर्ग में आता कौन कौन है। आप लोगों की तो समझ में आया ना, समझ में आया क्या बोला उन्होंने, अर्थात ओबीसी को चिन्हित करो, ओबीसी को चिन्हित करो कि कौन कौन ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। 14 अगस्त 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, कब, 14 अगस्त 1993, 14 अगस्त 1993 फिर से एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया और इस समय जो ये समिति बनाई थी उसके अध्यक्ष थे RN प्रसाद, RN प्रसाद। तो यदि क्वेश्चन बने कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो RN प्रसाद भी माना जाता है, क्योंकि संविधान के नियमों के अनुसार पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग का आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का आयोग का गठन कब किया गया, 14 अगस्त 1993, 14 अगस्त 1993, और इसके अध्यक्ष कौन थे, RN प्रसाद। ये जो पहले थे तो ये अलग तरीके के थे, ये जो है ये अलग,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पहली बार कब हुआ? 1993 में। और 1993 से 2016 तक 7 बार इस आयोग का पुनर्गठन किया, लेकिन इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया था क्या? अभी तक नहीं। और संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 2018। 102वां संविधान संशोधन अगस्त 2018 में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसे संविधान के अनुच्छेद 338 भी में शामिल किया गया। ये जो बिल रखा हुआ था इसका क्रम है 123वां। बिल का क्रम कौन सा है? 123वां। लेकिन अधिनियम कौन सा है? 102। बिल पास भी हो सकता है और फेल भी हो सकता है। विधेयक है, पास भी हो सकता है और फेल भी। लेकिन जब वो पारित हो जाता है तो विधेयक क्या बन जाता है? अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम। तो ये 102वां जो है अधिनियम है, संविधान संशोधन अधिनियम, और विधेयक कौन सा था? 123वां विधेयक था। क्लियर हो गई यहाँ तक? पूरी हमने उसकी कहानी पढ़ी कि किस तरीके से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना है। अब हम देखेंगे पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना, कौन कौन से कार्य करते हैं। तो हमने अनुच्छेद 338 भी पढ़ा, साथ ही संविधान संशोधन 102 जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अभी क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो संवैधानिक है, संवैधिक है, गैर संवैधानिक है या गैर संवैधानिक, गैर सांविधिक एवं एक सलाहकारी निकाय है। तो क्या है ये? सांविधिक है या संवैधानिक है? हाँ? संवैधानिक है। 2018 से संवैधानिक, क्योंकि संविधान में उसका स्पष्ट उल्लेख किया हुआ। अब हम देखेंगे संरचना। इसमें कौन कौन आता है? तो इसमें है अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, और क्या होंगे? सदस्य। और क्या होंगे? सदस्य। तो एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य। तो एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। कितने सदस्य? 3। कितना है? 3 और 2 5। 3 और 2 5। योग्यता क्या है सदस्यों की? योग्यता कोई प्रावधान नहीं, कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, परंतु परंपरा अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो है या रहे हैं उसी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता। कोई नियम है क्या ऐसा? नहीं। लेकिन पहली बार किया तो दूसरी बार किया, दूसरी बार किया तो तीसरी बार किया, तीसरी बार किया तो चौथी बार किया। परंपरा को कोई तोड़ नहीं रहा। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है या पहले कभी रह चुके हैं इसी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। नियुक्ति, पदमुक्ति व सेवा शर्तें कौन तय करेगा? इसकी राष्ट्रपति। कौन तय करेंगे? राष्ट्रपति। नियुक्ति, पदमुक्ति व सेवा शर्तें कौन तय करेंगे? राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित। कार्यकाल कितना है इनका? कार्यकाल देखा जाए तो 3 वर्ष। कार्यकाल कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का है। शक्तियां क्या है इसकी? शक्तियां क्या दी है इनको? सिविल न्यायालय की, सिविल न्यायालय की शक्तियां। जिसको भी सिविल न्यायालय की शक्तियां समझना है तो उसको हमारा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें हमने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पढ़ा है कि सिविल न्यायालय की शक्तियां क्या होती है।
समन जारी करना, दस्तावेज मंगाना, शपथ लेना, जो शपथ पत्र है उसके ऊपर साक्ष्य लेना, ये सब सिविल न्यायालय की शक्तियां होती है। तो ये सभी सिविल न्यायालय की शक्तियां इनको प्राप्त है। ये वार्षिक रिपोर्ट सौंपते हैं। रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं। रिपोर्ट किसको सौंपेंगे? ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अब कार्य क्या करते हैं? तो वही जो अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग करता है, जो अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुसूचित जनजाति आयोग करता है। पिछले वीडियो में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। सेम, बस आपको जाति वहां पर बदलना है। जैसे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए संविधान या अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश का अन्वेषण कर उस पर निगरानी रखे। यदि सरकार कोई ऐसा आदेश जारी कर देती है जिससे शिक्षा के स्तर पर कहीं प्रभाव पड़ रहा है, तो ये देखेगा कि हमारे वर्ग पर कहीं इसका नेगेटिव असर तो नहीं पड़ रहा। ये देखना इनका काम है। तो इसी के लिए बनाया गया है कि कोई भी अधिनियम कहीं फीस बढ़ा दी जाए तो ये बोलेगा कि हमारा तो पिछड़ा वर्ग है, ये तो दे ही नहीं पाएगा। तो सरकार को बोलेगा कि नहीं, आपने स्कूल की फीस जो है बहुत अधिक बढ़ा दी है और हमारा वर्ग इसमें सक्षम नहीं है। तो ऐसी ये बात रखेंगे। पिछड़े वर्ग से संबंधित शिकायतों की जांच करना। पिछड़े वर्गों से संबंधित जो भी पदोन्नति से संबंधित मामले हो, नियुक्ति से संबंधित मामले हो या शैक्षणिक संस्थाओं से संबंधित मामले हो, किसी व्यक्ति को शिकायत करना है, कोई तकलीफ हो रही है, तो कहाँ जाएगा? आयोग के पास में जाएगा और ये उन शिकायतों को सुनेंगे और यदि उनको सही लगता है तो सरकार तक पहुंचाएंगे कि नहीं, ये इनके साथ गलत हुआ है। उन रक्षा उपायों के कार्यों के बारे में प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना। जो भी पिछड़े वर्गों के लिए कार्य करना है, सुझाव देना है, इसके लिए राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष एक प्रतिवेदन देता है। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर कभी भी दे सकता है। नियम से तो साल में एक बार देना ही है, लेकिन जब जरूरत पड़े तब भी वो दे सकते हैं। संघ या राज्य सरकार सामाजिक शैक्षणिक पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी। अब सरकार भी, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ऐसी कोई नीति बना रही है, ऐसी कोई विधि बना रही है जो इन वर्गों से संबंधित है, तो फिर वो पिछड़ा वर्ग आयोग से पहले ही संपर्क करेगी, उनसे मंत्रणा करेगी कि यदि हम ऐसा करें तो इनको कोई ज्यादा तकलीफ तो नहीं होगी। ये बात भी वो करते हैं। तो इस तरीके से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग वही कार्य करता है जो अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जातियों के लिए और जो अनुसूचित जनजाति आयोग है अनुसूचित जनजातियों के लिए करता है। पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में लिखवाया है, तो एक बार पिछला वीडियो भी अवश्य देखिए। अब सेम बात करते हैं ऐसी ही मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय की जगह क्या हो जाएगा? राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। तो हम देखें मध्य प्रदेश में जो ओबीसी की आबादी है कितनी है, कोई बता दे जरा। ओबीसी की आबादी 50.9% के लगभग। कितना? 50.9%। एसटी की कितनी है? एसटी की अभी बताया होगा हमने 21% और एससी की कितनी? 15%। तो इस तरीके से ये आबादी है। मध्य प्रदेश में आरक्षण यदि देखा जाए तो एससी को कितना है? 15, एसटी को 21 और ओबीसी को 14%। 27% आरक्षण ओबीसी को कहां मिल रहा था? केंद्र में, जहां एसटी को 9%, 8% था। ठीक, एसटी को 8% है केंद्र में और ओबीसी को कितना है? 27%। अब मध्य प्रदेश में क्या है? ओबीसी को 14% है और एसटी को कितना?
21%। अब सरकार ने क्या बोला कि इनको 27% आरक्षण दे देंगे, तो फिर 21, 15 और 27, तो फिर जो आरक्षण की बात है कि अधिकतम 50% होना चाहिए, वो क्या हो रहा है यहाँ पर, संविधान का उल्लंघन। तो जहाँ एक वर्ग आबादी देखो तो 50%, 50.9%, आरक्षण कितना मिल रहा है उनको, 14%। तो मांग तो करेंगे कि हमारा आरक्षण बढ़ा, हमारा आरक्षण बढ़ा। लेकिन यदि उनकी मांगों को मान लिया जाए तो फिर संविधान का उल्लंघन। भाई कोई ऐसी प्लानिंग करना पड़ेगा कि जो इनको बराबर अनुपात में संतुष्ट किया जा सके। तो अब एक ओबीसी के लिए जो है, पिछले वीडियो में हमने एक बात बताना भूल गए, पिछले पार्ट में, कि ओबीसी के लिए एक प्रावधान है कि एक क्रीमीलेयर जिसे कहते हैं, क्रीमीलेयर, एक आय है, एक निर्धारित आय है, उसके नीचे यदि किसी ओबीसी वर्ग की आय है तो ही उसे ओबीसी के आरक्षण का लाभ मिलेगा। उस आय के आंकड़े को प्राप्त कर लेता है तो फिर वो सामान्य में शामिल हो जाता है। तो कितनी आय है इसकी, 2 नवंबर 2017 से क्रीमी लेयर की जो वार्षिक आय है वो है 8 लाख रुपए। कितनी है, 8 लाख रुपए। जैसे हमने ये मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, इसकी अधिकारिता कहां पर है, मध्य प्रदेश में, सिर्फ मध्य प्रदेश में। ये जो नियम कानून बनाएंगे वो कहां पर लागू होंगे, मध्य प्रदेश। और जो केंद्रीय था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसकी अधिकारिता कहां पर है, क्षेत्राधिकार कहां पर है उसका, पूरे भारत में, पूरे भारत में। और उसका मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में है। किस मंत्रालय के अधीन आता है ये, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन आता है। हम बात करें मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, स्थापना की यदि बात करें तो स्थापना हुई है इसकी 13 मार्च 1993, 13 मार्च 1993। क्योंकि देखो वही 92 में देखो हमने एक मामला पढ़ा था, कौन सा वाला, इंदिरा साहनी वाला, और उसी अधिनियम के तत्वावधान के तहत जो है मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। तो राज्य सरकार द्वारा गठित, राज्य सरकार द्वारा गठित। अब ये तो प्रावधान कहीं है ही नहीं संविधान में कि राज्य सरकार भी पिछड़े वर्गों के लिए आयोग गठित करे। राज्य सरकार ने गठित किया है, राज्यपाल गठित करे ऐसा है क्या, नहीं। अनुच्छेद 340 में क्या है, राष्ट्रपति जब भी आवश्यकता हो पिछड़े वर्गों के लिए आयोग गठित कर सकता है। तो ये इंदिरा साहनी वाला जो वाद था उसके तहत ये आयोग गठित किया गया है। किसने गठित किया है, राज्य सरकार के द्वारा। अब इसकी संरचना देखते हैं, कौन कौन होता है इसमें। संरचना यदि देखें तो 1 + 1 + 2, 1 + 2, एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य, 1 + 2, कुल मिलाकर 3 होते हैं इसमें। कितने, 3 अशासकीय सदस्य होंगे, तो कोई मंत्री नहीं होगा। 3 अशासकीय सदस्य होंगे जिसमें से एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। जो नियुक्ति जो है राज्य सरकार करेगी और त्याग पत्र भी किसको देंगे, ये राज्य सरकार को। नियुक्ति भी और त्याग पत्र भी ये राज्य सरकार को देंगे। कार्यकाल इनका, कार्यकाल 3 वर्ष। कितना, 3 वर्ष। SC, ST, OBC, केंद्र का भी और राज्य का भी, सभी के लिए कार्यकाल कितना है, 3 वर्ष। राज्य स्तर के जो आयोग है ये राज्य सरकार, और केंद्रीय है तो राष्ट्रपति। बस 2 शब्द याद रखना है, एक फार्मूला दिमाग में बना लेना है। बात समझ में, संजय कुमार, पक्का, ठीक है। तो कार्यकाल कितना, 3 वर्ष का, 3 वर्ष का कार्यकाल है। जहां हम इसकी बात कर रहे हैं अध्यक्ष और 2 सदस्य, तो इसमें एक सदस्य तो कम से कम
पिछड़ा वर्ग का होना अति आवश्यक है। कम से कम एक सदस्य पिछड़ा वर्ग का होना अति आवश्यक है। जब पहली बार 1993 में जब इस आयोग का गठन किया था, तो इस आयोग के गठन के लिए जो प्रतिवेदन दिया हुआ था, अंतिम प्रतिवेदन वो किसने दिया था? आपके एरिया के बड़े ही नेता थे, रामजी महाजन, स्वर्गीय श्री रामजी महाजन। क्या नाम बताया? स्वर्गीय श्री रामजी महाजन, प्रभात पट्टन के रहने वाले थे। तो उनके द्वारा ये प्रतिवेदन दिया गया था प्रथम आयोग का, प्रथम मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। वर्तमान में कौन है इसके अध्यक्ष? गौरीशंकर बिसेन। वर्तमान में कौन? गौरीशंकर बिसेन। राजीव गांधी भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल में। मुख्यालय कहां पर इसका? राजीव गांधी भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल में है। ये कौन कौन से कार्य करता है? तो सेम वही जो केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पूरे भारत के लिए करता है, ये मध्य प्रदेश के लिए करता है। जैसे राज्य के पिछड़ा वर्ग की सूची में जातियों को जोड़ना या विलोपित करने की अनुशंसा राष्ट्रपति को देना कि कौन सी पिछड़ा वर्ग की जाति है जो अभी पिछड़ा वर्ग में शामिल है, उनको हटाना है, और कौन सी नई जातियों को जोड़ना है, इसकी अनुशंसा ये राष्ट्रपति को देते हैं। क्रीमी लेयर से संबंधित अनुशंसा अभी बताया मैंने कि 2017 से 2 नवंबर 2017 से कितना है? 8 लाख। इससे पहले 6 लाख था, इससे पहले 6 लाख था, और 2017 से कितना हो गया? 8 लाख हो गया। आगे बढ़ भी जाएगा। लोक सेवाओं शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण से संबंधित सलाह देना राज्य सरकार को देता है, राज्य सरकार को सलाह देता है। पिछड़े वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए कार्य करना, पिछड़े वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए कार्य करना, पिछड़े वर्गों के हित प्रहरी के रूप में कार्य करना, पिछड़े वर्गों के हित प्रहरी के रूप में कार्य करना। तो इस तरीके से हमने आज देखा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़े वर्गों के लिए संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद हैं। इसी तरह हम आगे भी एक एक आयोग हम पढ़ते रहेंगे, और यकीन मानिए पूरा सिलेबस आप लोगों को इसी चैनल पे मिलेगा। बस हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मध्य प्रदेश का पूरा प्री का, मेंस का पूरा सिलेबस आपको एक के बाद एक वीडियो के माध्यम से इसी चैनल पर मिलेगा। आप हमारे साथ बने, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।